हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। हम लास्ट कवर कर चुके हैं नेटवर्क्स तक। अभी तक हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट हम सारे टॉपिक्स ही कर चुके हैं। अब हमारे पास एक और नया टॉपिक आ रहा है। ये टॉपिक हमारे लिए है इंटरनेट। अगर हम एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ख़ासतौर पर यूजीसी नेट पेपर 1 में, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो ये पार्ट से पूछे जा रहे हैं, यानी कि इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी को हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो इसके यूसेज या एग्जाम्पल्स या क्या क्या क्राइटेरियाज़ है या काफ़ी सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है, मतलब हमारे पास एक इंटरनेट है, एक्सेस करते हैं हम, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को आराम से पढ़ा जाता है और काफ़ी हम में से काफ़ियों को काफ़ी कुछ हमें ऑलरेडी पता होता है। तो हमने कुछ चीज़ों के ऊपर ही फोकस करना है और अदरवाइज़ बाकी जितनी भी चीज़ है वो हमने नोट डाउन भी कर लेनी है यहाँ पर। स्टार्टिंग विद सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये इंटरनेट है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें विद अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, तो हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं। इंटरनेट, ये हमारे पास क्या चीज़ रहती है? इंटरनेट, इट इज़ कॉल्ड एज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। छोटे छोटे नेटवर्क्स से डिज़ाइन करके, इनकॉर्पोरेट करके, या ये कह सकते हैं इनकैप्सुलेट करके, छोटे 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 नेटवर्क्स को मिलाकर एक बड़ा सा नेटवर्क, दिस इज़ कॉल्ड एज द इंटरनेट। और अदरवाइज अगर हम इसको टर्म डिफाइन करते हैं, यानी ये इंटरनेट के टर्म है, इसी के लिए ही हमारे पास काफ़ी बार अलग तरीके से भी एब्रीविएशंस डिफाइन करने मिलती हैं, जिनको मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू डिफाइन कर रही हूँ। जैसे कि अगर हमें इस तरीके से कुछ पूछ लिया जाए, Internet, it is also referred with the term which of these following? है ना, जिस तरीके इस तरीके से हमारे पास क्या है, इंटरनेट, इट इज़ द टर्म विच इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज वन ऑफ द नेम जो इनमें से गिवन बिलो। अब ये चीज़ एक बार के लिए तो एब्रीविएशन के तौर पर कई बार पूछ ली जाती है, अदरवाइज ये हमारे पास कुछ टर्म रहे, W3W, W3C, W3S, W3I, ये हमारे पास जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर हम इनमें से कुछ टर्म डिफाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई इंटर रिलेटेड टर्म सुनी होगी तो वो हमने ज़रूर सुना होगा, इंटरनेट। अदरवाइज हमारे लिए एक और नाम टर्म डिफाइन हो जाती है, दैट इज़ WWW, कॉल्ड एज वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि एक ऐसा वेब, एक ऐसा नेट जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेस प्रोवाइड करके दे रहा है। तो ये उसके लिए एक टर्म ज़रूर डिफाइन हुई है। अब इसी के जैसे ही हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन है W3W, दिस इज़ कॉल्ड एज WWW, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में एनवलप एनकैप्सुलेट करके, या कह सकते हो इसको कवर अप करके हम लिख देते हैं W3 एंड अगेन अ W, यानी कि ये टर्म डिफाइन हो रही है 4 टाइम्स W। ये भी क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम्स में आ चुका है ना। और अदरवाइज वैसे मैंने आपको कहा कि ये एक एब्रीविएशन के तौर पर आ जाती है, फुल फॉर्म्स। तो इंटरनेट में अगर और कुछ नहीं तो ये टॉपिक में हमें फुल फॉर्म्स, एब्रीविएशंस बहुत याद रखने की ज़रूरत है। सेम ऐसे ही हर चीज़ में है, W3C, इसका मतलब WWWC, क्लियर है। तो ये सारी इस टर्म को डिफाइन कर रही टर्म्स हैं। फिलहाल के लिए हमें, क्योंकि अगर हमें ये ऑप्शन मिल रहा होता तो हमारा काम W3 में ही कंप्लीट हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक चौथा नाम भी आ रहा है, ये तो हमें पता है, लेकिन इनमें से कौन सा एक ऐसा टर्म है जो इसको ही रेफर कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास कौन सा आ जाता है, दिस इज द लास्ट सेकेंड ऑप्शन, सॉरी, B, W3C। This is the term which is referred as World Wide Web Consortium.
ठीक है। इंग्लिश वर्ड कंसोर्टियम, जिसको हम काफ़ी बार कोलैबोरेशन के लिए या एक तरीके से हम कॉम्बिनेशन के लिए ये टर्म यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ रही कि इंटरनेट इट इज़ अ नेटवर्क जो काफ़ी छोटे छोटे नेटवर्क्स को कोलैबोरेट करके डिज़ाइन किया गया एक बड़ा सा नेटवर्क है, एंड जहाँ पर थोड़ी सी हिस्सेदारी पार्टनरशिप जैसे होती है, यानी कि किसी भी एक का नहीं, इंटरनेट ये नहीं बोला जा सकता है कि ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करता है या इस ऑर्गेनाइजेशन से चलता है, ऐसा नहीं होता है, सभी का है। तो वो थोड़ा 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 एनकैप्सुलेट करके एक टर्म बना दी, वहाँ से हमारे पास ये टर्म आई है। अदरवाइज वर्ल्ड वाइड वेब अगर इतना बोलते हैं तो भी चलेगा। अब इसमें इन्हीं ऑप्शंस में हमारे पास एक ये फर्स्ट ऑप्शन भी है, बाकी दो ऑप्शंस जो हैं वो मैंने आपको ये इसी जस्ट राइमिंग टर्म्स में बना दिए थे। W3S इज W3 स्कूल्स, ये एक साइट है, और W3I इट इज़ नॉट अ टर्म जो एटलीस्ट हम यहाँ नहीं यूज़ कर लेते हैं, तो इनका कोई एज सच इंटरनेट से रिलेटेड कोई टर्म की वैल्यू नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है www। ये क्वेश्चन में हमें काफ़ी बार ये चीज़ ज़रूर पूछी जा चुकी है, व्हाट इज़ द फोर्थ W स्टैंड्स फॉर इन द 4 W's। तो 3 का नाम तो हमें पता ही है, 3 W's जो हैं वो तो सेम रहते हैं, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, एंड द फोर्थ W इट इज़ कॉल्ड एज WORM, WORM। ये क्या चीज़ है? द फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन दैट वॉज डिज़ाइंड। क्लियर है? तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा यही ओवरव्यू दे दूंगी कि इनमें हमें एक्चुअली करना क्या होता है। काफ़ी इजी भी है, कुछ चीज़ें हैं हमें जो कॉन्सेप्ट वाइज समझनी होंगी। फर्स्ट सर्च इंजन ये 1994 में सबसे पहले डिज़ाइन किया गया था। इंटरनेट इट इज़ अ नेटवर्क जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कोलैबोरेट करके रखता है। तो इस इन्फॉर्मेशन को कैसे ढूंढा जाएगा, जब कोई यूज़र सर्च करेगा तो उसकी सर्च को कैसे ईजी बनाना है, उसके लिए खास तौर पर ये सर्च इंजन्स डिज़ाइन किए गए थे, है ना। तो उन्हीं के फॉर्म में हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं अभी आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट करवाई, दैट वाज द डेफिनेशन, द नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स। छोटे छोटे नेटवर्क्स का डिज़ाइन किया गया वो नेटवर्क जो बहुत ज़्यादा ओपन है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। और अदरवाइज़ ये नहीं तो हमारे लिए एक और नाम आ जाता है, दैट इज़ द वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। ठीक है ना। ये सारे के सारे टर्म हैं, एक तरीके से हम सिनोनिम्स की तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे पहला नाम हमारा रहा, है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इसकी यूटिलिटी यूसेजेस या इनके ऊपर, यानी इनके एक तरीके से एप्लीकेशंस के ऊपर। तो लाइक ये देखिए, मैंने फर्स्ट स्लाइड जो है वो यहीं से स्टार्ट की है, विद स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेट इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स द यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, कमर्शियल, इन सब एरियाज़ में यूज़ हो रहा है, and the other computers over 150 and plus countries. There are thousands of the networks, 10,000 of the computer, millions of the users. ये एक approximation term दी हुई है over the internet, जो कि day by day these are expanding. Using the internet you can send the emails या chat कर सकते हैं कुछ। इसके बाद आ जाते हैं जो हमारे पास 3 प्रिंसिपल यूसेजेस हैं, यानी जो मेन यूसेज बनाया गया इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यूजनेट, न्यूज़ ग्रुप्स एंड द इंफॉर्मेशन फाइल, उनकी शेयरिंग। ये 3 सबसे बड़ी चीज़ें रही हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास रही द इलेक्ट्रॉनिक मेल्स। कहीं पे भी हमें यहाँ से वहाँ डाटा सेंड करना होता था, तो रादर देन यूजिंग अ पेन ड्राइव और अदरवाइज कोई अदर सेकेंडरी सोर्स, उसके बजाय नेटवर्क्स बहुत इजीली ये काम कर देते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक अदरवाइज ईमेल, ये हमारे पास सबसे पहले डिफाइन की गई थी, एक मेल जो मैसेजेस को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देती है। आपको इनके साथ साथ जो भी मैं यहाँ पर टर्म लिख रही हूँ, आपने ये चीज़ ज़रूर साथ में करनी है। मैंने यहाँ नोट्स के तौर पर बनाई नहीं है, आपने एक बार होमवर्क के तौर पर ज़रूर चेक करना है। व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेट दैट वाज इन्वेंटेड, अंडर व्हाट ऑर्गेनाइजेशन और द पर्सन, अगर पर्सन ने बनाया हुआ है, और किस नाम से ये लॉन्च की गई थी, क्या नाम है। ये फर्स्ट इन्वेंशंस जो हैं ये ज़रूर आपने चेक करनी है। यहाँ पर इंटरनेट है, सबसे पहले कब डिफ़ाइन किया गया है, किसके नाम से डिफ़ाइन किया गया है, किसने बनाया है, ये सारी चीज़ें जो है ये सब आपको याद होनी ही चाहिए। जानबूझकर या इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि कई बार हमें ये नेम्स के रेफरेंस से आ जाता है, कम लेकिन काफ़ी बार ऐसा हो जाता है ना।
तो ये चीज़ रही यूजनेट न्यूज़ ग्रुप्स, यानी कि जो न्यूज़ हैं उनकी शेयरिंग या एजुकेशन रिसर्च, इस टाइम पर जो हमारी सबसे बड़ी चीज़ चल रही है, यानी एजुकेशन रिसर्च या डिस्टेंस लर्निंग, इन सब के फॉर्म में हमें इंटरनेट का यूज़ जो है वो इस टाइम पे बहुत ईजी करा, कन्वीनियंट करा है हमारे लिए, है ना। एंड द इंफॉर्मेशन फाइल्स, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसी, स्कूल्स या यूनिवर्सिटी, कॉमर्शियल फर्म्स या फिर इंटरेस्ट ग्रुप्स और अदरवाइज हर जगह ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो फाइल्स हैं इनकी यहाँ से वहाँ ट्रांजैक्शंस के लिए भी हम ये एक सोर्स, तो 3 मेन एरियाज हैं आप ये कह सकते हो इनके, या प्रिंसिपल्स जैसे हम बोल देते हैं इंटरनेट के, वो हमारे पास यहाँ पर ये 3 मेन प्रिंसिपल्स यूज़ हो गए। क्लियर। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपको और क्या चीज़ ध्यान में रखनी है जो इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट चीज़ हमारी ये रही कि इंटरनेट क्या होता है, अगेन हम थोड़ा सा जानते हैं। अभी इसके लिए स्पेशली हमें अगर एक्सेस करना होता इंटरनेट को ऑन आवर सिस्टम्स, जो भी हमारे पास मोबाइल है या हमारे पास लैपटॉप है, अदरवाइज डेस्कटॉप है, तो ये इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें स्पेशल टाइप के कुछ सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना पड़ता है। आई गेस आपको सभी को याद आ गया होगा, क्योंकि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में भी कर चुके हैं जो सिर्फ इंटरनेट को ही एक्सेस करे। व्हाट आर दीज सॉफ्टवेयर्स? स्पेशली कॉल्ड एज, दीज आर कॉल्ड एज वेब ब्राउजर्स। क्लियर है। काफ़ी सारे ब्राउजर्स हम यूज़ कर लेते हैं, लाइक गूगल के लिए अगर गूगल की बात करें तो गूगल क्रोम, अदरवाइज अगर हम एप्पल्स में बात करते हैं तो हमारे पास सफारी, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम का वेब ब्राउज़र जो हमारे पास रहा है, अदरवाइज मोज़िला फायरफॉक्स। मैं इनको लिख इसे ले रही हूँ स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन ब्राउज़र है, कौन सर्च इंजन है। काफ़ी बार हम मिक्स कर देते हैं नामों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें यहाँ पर कई बार मैच द कॉलम टाइप या मैच द ऑप्शंस टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड इसके अलावा ओपेरा मिनी हम यूज़ करते हैं एज अ ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ऑल ऑफ दीज आर द ब्राउज़र्स जो हम यूज़ कर रहे हैं। अभी दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ है यूजीसी का, उसमें ये चीज़ इस तरीके से पूछी गई थी कि गूगल का लॉन्च किया गया ब्राउज़र, उसको हम किस नेम से रेफ़र कर रहे हैं, तो दैट इज़ विद द नेम ऑफ क्रोम, है ना। ऐसे ही दूसरी एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर काफ़ी बार पूछने मिल जाती है, दैट इज़ द ओपन सोर्स ब्राउज़र। ये कौन सा ऐसा ब्राउज़र है जो हमें ऐसे अवेलेबल है कि हम उसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। तो ये ओपन सोर्स ब्राउज़र की तरह हमारे पास कौन सा है, मोज़िला फायरफॉक्स, अगेन ओपन सोर्स ब्राउज़र जो हमें काफ़ी मिल जाता है। अब ऐसे ही आपने बाकी वो में भी चेक करना है। और इसी से ही जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको यहीं से ही डिफाइन कर रही हूँ, वो क्या चीज़, ये सब तो रहा, लेकिन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट नेम, कौन सा वाला, जो सबसे पहला ब्राउज़र, क्योंकि ये सारे नाम तो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो व्हाट वाज दिस, विच वाज द फर्स्ट ब्राउज़र जो सबसे पहले इन्वेंट किया गया था। तो हमारे पास क्या नाम आ जाएगा, जो सबसे पहला ब्राउज़र है, अगेन इट वाज नेम्ड एज www, वर्ल्ड वाइड वेब, इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली। और इसी की ही वजह से हम इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल हुए हैं। क्लियर रहा। तो ये हमारे पास सबसे पहली चीज़ रही है। फिर जब ये ब्राउज़र्स आ गए जिन पे हमें सर्च करना है, हमको एक बेस मिल गया। अभी नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है कि अगर आप ब्राउज़र्स इंस्टॉल कर चुके हैं, ये आपके पास सॉफ्टवेयर आ गया, अब ये ब्राउज़र्स पर यूज़र की रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट, यानी कि आपको क्या ओपन करना है, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। इफ़ द यूज़र वांट टू सर्च समथिंग, तो हम उसको किस तरीके से सर्च करते हैं। तो इस चीज़ का आंसर क्या हो गया कि हम हमारी रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए हमने क्या यूज़ किया है, URL, ब्राउज़र पे प्रोवाइड किया जाने वाला एक एड्रेस
URL, this is called as Uniform Resource Locator. ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, और अदरवाइज इट इज अदरवाइज रेफर्ड एज द वेब एड्रेस ऑफ द वेबसाइट्स. जो भी हम वेबसाइट्स हैं उनका वेब एड्रेस फिल करते हैं, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. अब इसी से ही हमें अगला क्वेश्चन जो याद रखना है, URL, एक अगर वैलिड URL की बात करें तो देर आर टोटल हाउ मैनी पार्ट्स अंडर अ वैलिड URL. क्योंकि कोई भी URL जो है अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो वैलिड है या इनवैलिड है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है. तो हम जब भी देखें, हमने सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग देखी हुई है, स्टार्टिंग विद द HTTP, ये आपने देखा होगा, देन कोलन, देन स्लैशेस, एंड देन इसके बाद हमारा एड्रेस स्टार्ट हो जाता है www डॉट समथिंग एंड डॉट समथिंग, है ना. इस तरीके से डिफाइन किया जाता है. तो ये हमारे पास एक वैलिड URL होता है. अब इसमें अगर हम हिस्से गिनाएं तो द फर्स्ट हिस्सा इट इज़ ऑलवेज HTTP. सबसे पहला पार्ट होता है, दिस इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. The first part of the URL, hypertext transfer protocols. एक्चुअली में अगर हम नेटवर्क पे काम करते हैं तो नेटवर्क पे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारी सेंडिंग, रिसीविंग या नेटवर्क की मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं, इन सब के लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, प्रोटोकॉल्स. लाइक कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड होते हैं हम उनको सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं. ऐसे नेटवर्क्स के लिए जो प्रोग्राम्स काम करते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं फ्रंट एंड या बैक एंड पे, मैक्सिमम बैक एंड पर, यानी हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको पूरा कंट्रोल करते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स नहीं बोले जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स. जिसमें से सबसे पहला प्रोटोकॉल जो हमारे लिए आ जाता है वो कौन सा आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP. जितना भी टेक्स्ट जो हम वेबसाइट्स पे यूज़ करेंगे, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट होने के अलावा काफ़ी बार ऐसा टेक्स्ट भी होता है जिसमें हमने सिर्फ लिखा और पढ़ा यही नहीं किया, हमने काफ़ी बार कहीं क्लिक किया हुआ होता है, तो हम काफ़ी बार काफ़ी लिंक्स के ऊपर एक्सेस करते हैं, कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, हम सबमिट करते हैं, किसी इमेज पे क्लिक करते हैं, उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाती है. तो ये एक ऐसा टेक्स्ट होता है विच इज़ अ हाइपर टेक्स्ट, नॉट अ नॉर्मल टेक्स्ट. कैन बी अ नॉर्मल, कैन नॉट बी. तो कोई भी टाइप का ऐसा हाइपर टेक्स्ट है, उसको ट्रांसफ़र करना, उसकी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स करना टाइम टू टाइम, जो ये सब करे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रोटोकॉल चाहिए जो इन सब का सेटअप कर देता है. दैट्स वाई द फर्स्ट पार्ट ऑफ द URL इट इज़ ऑलवेज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सेकेंड पार्ट हमारे पास आ जाता है, वो ये है स्लैश के बाद. कोलन स्लैशेस जो होती हैं, ये एक स्टैंडर्डाइजेशन की गई है जिसकी वजह से ये समझ आ जाए कि जो हम फिल करने वाले हैं इसके बाद ये एक URL होगा जिसको हमें सर्च करके रीडायरेक्ट करना है टू समवेयर एल्स, है ना. इसके लिए ये चीज़ रहती है. फिर सेकेंड पार्ट हमारे पास आता है www, दिस इज वर्ल्ड वाइड वेब. ये टर्म डिफाइन होती है. अभी जो ये टर्म डिफाइन आ जाती है, ये क्या होती है कि इंटरनेट इट इज़ अ ओपन नेटवर्क. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इसको कभी भी रोका नहीं जा सकता है इसके एक्सेस को, अगर ये किसी गवर्नमेंट की वजह से बैंड नहीं है या किसी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा रहा, तो हमें फुल एक्सेस मिलता है, डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्ट सोर्सेज में मिले. इनडायरेक्ट यानी कि वैलिड इनडायरेक्ट सोर्सेज, है ना. तो इसके लिए सेकेंड पार्ट. एंड थर्ड पार्ट जो आता है हमारा, जिसके बाद हम फिल करते हैं, दिस इज द लास्ट पार्ट, द थर्ड पार्ट. दिस इज कॉल्ड एज द डोमेन, है ना. अब ये लास्ट अगली चीज़ हमारे पास आ गई, दैट इज़ डोमेन. अब ये डोमेन क्या चीज़ रही, डोमेन इसको हम एक्चुअली में क्या करते हैं, कहते हैं डोमेन इट इज़ एक्चुअली अ स्पेस ऑन इंटरनेट. हम क्या कह रहे हैं कि इंटरनेट पर एक ऐसी स्पेस डिज़ाइन की, और इसलिए डिज़ाइन की ताकि अगर कोई भी फाइल हम हमारे सिस्टम में नहीं रख सकते थे, आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में नहीं रख सकते हैं या डिलीट हो जाए, तो एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जहाँ से हम शायद दोबारा उसको रिट्रीव कर सके, लेकिन कहीं एक बार हम ऐसा सेव करते हैं ना. इसके लिए हमने क्लाउड स्टोरेज का फंडा उठाया. क्लाउड स्टोरेजेस एक ऐसी स्पेस जो हमारे सिस्टम के बाहर किसी और सिस्टम में पड़ी हुई है. मोस्ट ऑफ द टाइम दीज सिस्टम्स आर सर्वर्स.
तो ये सर्वर्स जो है हमें स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारे सिस्टम से कोई चीज़ डिलीट भी हो जाए तो भी हम यहाँ से दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो डोमेन इज़ एक्चुअली अ स्पेस, और इंटरनेट ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पेस है। अगर हमको इसे ऑर्गेनाइज करना है, हम अगर सर्च कर रहे हैं गूगल, तो ऐसे काफ़ी सारी साइट्स हैं हमारे पास, तो काफ़ी सारे सर्च इंजन्स हैं हमारे पास, कैसे पता चलेगा कि यही स्पेस पे जाके काम हो रहा है? उस चीज़ को डिफाइन किया गया विद द थर्ड पार्ट, दैट इज डोमेन डिवीजन। क्लियर है? तो डोमेन इट इज़ अगेन अ स्पेस जहाँ पर रखा जाता है कुछ। इंटरनेट पे भी कहीं पे कुछ रखा जा रहा है तो ये भी एक स्पेस है ना। और ये स्पेस की मैनेजमेंट यानी डोमेन की मैनेजमेंट को एक टर्म के अंदर डिफाइन किया गया, दिस इज DNS। क्या चीज़ रही? डोमेन नेम सिस्टम, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। क्या हो गया? डोमेन नेम सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम जो सारे के सारे डोमेन्स और उनकी एब्रीवेशंस जो हम यूज़ करते हैं, लाइक .com, .in, ये इस तरीके की जो एब्रीवेशन यूज़ हो रही है हमारी डोमेन यानी स्पेस को स्पेसिफाई करने के लिए, उसको एक तरीके से अरेंज करना ताकि रिक्वेस्ट जो है वो सीधा ये सर्वर पर जाए, है ना। उसको हम फॉलो अप करते हैं विद द DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है? उसके अंडर यानी ये हमारा पूरा थर्ड पार्ट होता है। अब जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी जो स्पेसेस हैं वो ये हैं, जैसे कि हमारे पास ये नाम आ जाता है कॉम फॉर द कमर्शियल स्पेस, ऐसे आपने सुना होगा, .edu फॉर एजुकेशनल स्पेस, .mil मिलिट्री, .nic नेटवर्क इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एजुकेशनल स्पेस में ही आ जाता है ना। इसी तरीके से .reg रजिस्ट्रेशनल स्पेसेस गवर्नमेंट की तरफ से, .gov गवर्नमेंट स्पेस। तो ये हमारे लिए सारे के सारे क्या हैं? डोमेन्स हैं जो डिफाइन होते हैं। और ये कॉम अगेन ये एक बहुत बड़ी स्पेस है। इस कमर्शियल डोमेन में भी हम किसके बारे में सर्च कर रहे हैं? हम गूगल को ओपन करने जा रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली जो मिड नेम होता है ये क्या आ जाता है? वेबसाइट्स नेम। जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट का नेम होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर? आप इसको डोमेन में भी काउंट कर सकते हैं, अलग से भी। तो एक वैलिड URL अगेन मेन 3 हिस्सों में डिफाइन किया जाता है, प्रोटोकॉल, www एंड द डोमेन। ये 3 इसके मेन पार्ट होते हैं। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। हम देखते रहते हैं इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी अगेन आगे करवा रही हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो आजकल हमारे एग्जाम्स में काफ़ी आ रही है वो ये है कि हमने बहुत बार देखा है विद दिस HTTP देयर इज़ अ S ऑल्सो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तो कंप्लीट हो गया। अब आजकल हम काफ़ी बार देखते हैं ये हमारे पास URL में S लिखा हुआ भी आता है ना। तो व्हाट इज़ दिस? S स्टैंड्स फॉर, और इस S का क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये S इट इज़ द टर्म कॉल्ड एज सिक्योर। काफ़ी बार हमने देखा है ग्रीन कलर का हो जाता है ये जब भी डिफाइन किया जाता है। अब ये कहाँ से चीज़ आ गई? ये चीज़ आई बिकॉज इंटरनेट इट इज़ अ ओपन नेटवर्क। तो आप ये ओपन नेटवर्क में कितना ऑथेंटिक यूज़ कर रहे हैं आपकी वेबसाइट को, उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए S डिफाइन किया गया। यानी कि अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर पे, ये रिक्वेस्ट जो जाए और जिस रिक्वेस्ट को आप सेंड करें ये किसी एक ऑथेंटिक सर्वर पर ही जाए, इसी के लिए S यानी ये वेबसाइट्स जो भी ये टर्म एब्रीवेशन में S कंटेन करती है, ऑल ऑफ दीज आर द सिक्योर्ड ऑथेंटिकेटेड साइट्स, जिससे कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन पर्सनल हो या आपकी कोई अदर इंफॉर्मेशन हो वो कहीं पे भी इधर उधर लूज होने के चांसेस कम हो जाएं। दिस इज़ फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। और इसी चीज़ को हमने एक लॉक सिस्टम के साथ भी देखा हुआ है। इन द URLs so many times we saw this lock sign जो हम हमारे सिस्टम में यूज़ करते हैं। ये लॉक जो होता है ये भी सेम यही है, सिक्योरिटी फीचर के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम ऑथेंटिक साइट्स को यूज़ कर रहे हैं ये इंश्योर कर सके। तो ये हमारे पास क्या है? URL और उसकी क्लासिफिकेशन। क्लियर रहा? सेम ऐसे ही आपको एक और ऑथेंटिकेशन आती है, एक और ऑथेंटिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट्स। वो होता है जो हमने एक मेन एप्लीकेशन की है, दैट इज़ ईमेल, है ना। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर एप्लीकेशन जो हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं। तो हमें दूसरी ऑथेंटिकेशन या ये कह लीजिए ईमेल के बारे में भी यही पूछा जाता है। अगर हमने ईमेल एक्सेस करनी होती है तो वी यूज़ द ईमेल ID।
तो हमारे पास ये ईमेल आईडी की ऑथेंटिकेशन के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या चीज़, ईमेल आईडी जो होती है ये इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो सेम यहाँ पे भी 3 पार्ट्स में डिफाइन होता है हमारा ईमेल भी। और इसके 3 पार्ट्स जो होते हैं वो क्या होता है, सबसे पहला तो पार्ट होता है दैट इज़ द यूज़र आईडी, देन द @ ये हमारा सेकंड पार्ट होता है, एंड लास्ट पार्ट जो होता है हमारे पास वो होता है डोमेन आईडी। लाइक अगर मैं यूज़ कर रही हूँ abc@gmail.com, तो इसमें हमारे पास ये ABC यानी ये कोई भी यूज़र है तो उसकी आईडी नेम के रेफरेंस से जो भी हर एक यूज़र का यूनिक होता है। @ इट इज़ अ स्टैंडर्डाइजेशन कि ये एक ईमेल एड्रेस होता है, इसके लिए ये सेकंड पार्ट होता है। एंड थर्ड जीमेल, वाईमेल, रेडिफमेल, हॉटमेल, आप जो भी यूज़ कर रहे होते हैं ये हमारे पास क्या आता है, अगेन द डोमेन, कि आप कौन सी ईमेल यानी कौन सी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, उसी की स्पेस से रीडायरेक्ट की जाए आपकी इन्फॉर्मेशन को। इससे ईजी काफ़ी हो जाता है हमें ढूंढना भी इंटरनेट पर या जीमेल ईमेल्स पर ढूंढना। क्लियर है? तो ये 2 हमारे पास ऑथेंटिकेशन आ जाती हैं, 3 पार्ट्स रहते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, आपने जो ध्यान से याद रखना है, आपको काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है व्हाट इज़ द वेब एड्रेस ऑफ अ वैलिड ईमेल आईडी। अगर वेब एड्रेस पूछा जा रहा है तब हमारे पास आंसर क्या होता है, www.something.com, है ना। ये क्या है, अगर आपने जीमेल ओपन करना है तो आपको उसका वेब एड्रेस यानी URL जो है वो देना है। वो दूसरी चीज़ आपको ऑन अ ईमेल यू वांट टू एक्सेस योर पर्सनल अकाउंट, तो उसके लिए ईमेल आईडी की जो ऑथेंटिकेशन है उसके लिए ये। तो आपको ये 2 क्वेश्चंस जो है पहले बहुत आराम से ध्यान से पढ़ने हैं, उसकी स्टेटमेंट आपको क्या दी गई है। कुछ टाइम होता है काफ़ी बार थोड़ा मिक्स करने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से लिख देते हैं डेफिनेशंस को। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा पार्ट, ऑथेंटिकेशंस ऑफ द एड्रेसेस जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। अब तीसरी चीज़ हमारी आ गई वो ये, टू मेक, इससे भी पहले एक और चीज़ रहती है, व्हाट इज़ दिस, दैट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट कॉल्ड एज, है ना। ये भी अगेन काफ़ी फेमस है, जैसे आपने यही आपका URL एड्रेस फिल किया होगा तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट पेज आ जाता है, व्हाट इज़ दिस पेज, इट इज़ कॉल्ड एज होम पेज, जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस के तौर पर आ जाता है। अब एक और चीज़ रहती है कि किसी भी वेबसाइट पे इसके अलावा काफ़ी बार हम होम पेजेस के अलावा काफ़ी लिंक्स को एक्सेस करते हैं, तो उसको हम URL में कैसे देखते हैं, तो URL में जो हमारा मेन एड्रेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद स्लैशेस के बाद हमें फर्दर काफ़ी सारे नेम डिफाइन हो जाते हैं, यानी जो हमारे सब पेजेस होते हैं, ठीक है, सब पेजेस और सब लिंक्स जो होते हैं हमारे, वो अगर हमें URL में काफ़ी बार डिफाइन करने हों तो हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द स्लैश। मेन एड्रेस कंप्लीट होने के बाद, लाइक google.com, उसके बाद हमने कोई सब एक्सेस किया है उसकी फाइल या किसी कैटेगरी को या कुछ और, या हमने कोई ड्राइव ओपन कर ली होती है या कुछ भी, तो यानी वो स्लैश के बाद डिफाइन होता, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम किसी मेन फाइल के अंडर की कैटेगरी को डिफाइन करने जा रहे हैं। अगेन, टू मेक द सर्च ईजी, अगर हम एक यूज़र के लिए बात करें तो इसको डिफाइन करने के लिए, कि क्योंकि हमारे इंटरनेट पे काफ़ी सारा कंटेंट है जो अवेलेबल रहता है, तो उसमें हम हमारी सर्च को इजी कैसे करें, इस चीज़ को डिफाइन किया गया विद द हेल्प ऑफ द सर्च इंजन्स। What are these search engines? Search engines, these are actually the websites, लेकिन वो वेबसाइट्स जो कि हमारे वर्ड्स जो शायद कंप्लीट नहीं हैं, या हम किसी तरीके से किसी दूसरे इरेगुलर फॉर्म में कोई सर्च कर रहे हैं, हमें करेक्टली नाम नहीं पता था, हम कुछ और रिलेटिव नेम्स लेकर सर्च कर रहे हैं, या हमें कोई सिर्फ कीवर्ड पता है हम उससे सर्च करने वाले हैं, तो हमारी वो सर्च को लेकर बाकी सारे ऐसे लिंक्स ओपन कर देना जिसमें शायद हमें जो इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी वो भी करेक्टली डिफाइन होए, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, सर्च इंजन्स। और सर्च इंजन्स में हमें क्या याद रखना है, जो फेमस सर्च इंजन्स हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्च इंजन इट इज़ गूगल इटसेल्फ, सबसे बड़ा सर्च इंजन जो इस टाइम पर हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा याहू,
it is also a search engine. Bing, it is also a search engine. एटलीस्ट हमें ये 3 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है. गूगल ये वेबसाइट का नेम तो है ही, लेकिन गूगल एज अ टर्म ये एक सर्च इंजन की तरह है. याहू, बिंग, ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, सर्च इंजन. ये क्वेश्चन हमेशा ऑड वन आउट में आएगा, मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है. तो वेब ब्राउज़र्स अलग रखने हैं और सर्च इंजन्स इनको अलग रखना है. आई होप ये क्लियर हुआ होगा सभी को. ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं अगली स्लाइड्स में डिफाइन कर रही हूँ. व्हाट मेक अप द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब को हमने एक्चुअली में क्या क्या पार्ट्स को लेकर हमने ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसे डिफाइन किया हुआ है, उसी को डिफाइन किया है. द इंटरनेट इज ऑफन कन्फ्यूज्ड विद द वर्ल्ड वाइड वेब. The misperception is that these two terms are the synonyms. Internet, it is a collection of the many different systems and the protocols. Systems like domain name system and protocol उसको manage कर रहा है domains को की classification को. World Wide Web developed in 1989. It is actually one of the different protocols. एक अलग तरीके का प्रोटोकॉल था, यानी एक अलग तरीके का सिस्टम था जिसको डिज़ाइन किया गया था शेयरिंग के लिए. एज द नेम इम्प्लाइज, इट अलाउ द रिसोर्सेज टू बी लिंक्ड विद ग्रेट ईज इन एन ऑलमोस्ट सीमलेस फैशन. शेयरिंग है एग्जैक्टली यहाँ पर शेयरिंग के लिए टर्म यूज़ किया गया. द वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन अ वास्ट कलेक्शन ऑफ द लिंक मल्टीमीडिया पेजेस दैट इज एवर चेंजिंग. However, there are several basic concepts of web that allow user to communicate through each other. Below you will find the selected components जो हम यूज़ करते हैं. क्या क्या components हैं जो हमने खास तौर पर अपना रिसर्च को ईजी करने के लिए यूज़ किया गया. पहला component है the TCP/IP protocol, the very famous protocol. In order for a computer to communicate on the internet, the set of rules, protocols, these are generally the set of rules or the protocols computer must follow to exchange the messages that was developed. यानी एक रूल बुक है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम कुछ भी सेंड या रिसीव करेंगे, तो वो रूल्स ज़रूर फॉलो होने चाहिए. वो इंश्योर कौन करता है, प्रोटोकॉल्स. द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स जो हम इस टाइम पर यूज़ कर रहे होते हैं, दीज आर TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल. These protocols with these protocols, virtually all the computers communicate with each other. For the instance, if a user is running Windows on a PC, or he or she can communicate with the iPhone or otherwise any other device. Second हमारे पास आ जाता है जो मेन इसके components में आता है, that is domain name system, DNS, जो मैं अभी आपको डिफाइन कर रही थी. ठीक है, ये हमारे पास मेन सेकेंड पार्ट होता है इसका. एंड इंटरनेट एड्रेस हैज़ 4 फील्ड्स, 4 जिसमें से अगर हम अलग अलग कर देते हैं, अभी हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे 4 फील्ड्स विद नंबर्स दैट आर सेपरेटेड बाय द पीरियड्स और द डॉट्स. ये IP एड्रेस के बारे में बात हो रही है, इसको मैं अभी आपको आगे डिफाइन करती हूँ. दिस टाइप ऑफ एड्रेस इट इज़ नोन एज द IP एड्रेस. rather than have the user remember long strings of the numbers, जैसे ये एक नीचे IP एड्रेस लिखा हुआ है, जनरली नंबर्स के फॉर्म में होता है, 4 सेट होते हैं. तो हम काफ़ी सारी नंबर्स की बजाय, यानी कि हमें ये नंबर्स याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो हम इसके बजाय क्या यूज़ करते हैं, द डोमेन नेम सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड टू ट्रांसलेट दीज न्यूमेरिकल एड्रेसेस इनटू वर्ड्स. ये न्यूमेरिकल एड्रेसेस की बजाय हमको वर्ड्स याद रखने ईजी हैं, लाइक गूगल हमें याद रखना ज़्यादा ईजी है, तो उसी के लिए डोमेन नेम सिस्टम डिफाइन किया गया. हम हमारे फ्रंट एंड पर हम फिल तो ज़रूर यही करते हैं, www समथिंग एंड समथिंग, है ना, लेकिन बैक एंड पर जो हमारी सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है वो होती है ये नंबर्स के फॉर्म में. क्लियर है? तो ये नंबर्स हमें ना याद रखने पड़ते और हम ये चीज़ को डिफाइन करें, ये काम इजी करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम बनाया गया है. ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यही चीज़ डिफाइन की है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना. क्या चीज़ डिफाइन करता है, बिगिंस विद HTTP प्रोटोकॉल फॉलोड बाय अ कोलन एंड देन 2 स्लैशेस. ये हमारे पास डिफाइन हो गया है पिंक कलर का. आई होप आपको सबको नज़र आ रहा होगा. काफ़ी लाइट है, तो मैंने आपको जैसा लिख के बताया था, fcit.usf.edu एंड देन स्लैश. ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका मेन पार्ट आ रहा है, UFCIT
FCIT और अदरवाइज ये जो भी पार्ट हमने लिखा हुआ है इन बिटवीन, ये वेबसाइट्स का रेफरेंस टर्म, वेबसाइट का नेम है। ये FCIT वेबसाइट का नेम है। .usf ये इसका सब डोमेन है। .edu एजुकेशनल मेन डोमेन है ना, ये चीज़ यूज़ हो गई। ईच पार्ट ऑफ अ डोमेन contains certain information. The first field is the host name identifying with a single computer or the organization. The last, it is the top level domain describing the type of the organization. Clear है? अब यहाँ पर कुछ domains हैं जिनको मैंने list किया हुआ है, तो ये domains काफ़ी famous domains हैं, इनको आपने याद रखना है। .com कमर्शियल डोमेन, .edu एजुकेशनल, .gov गवर्नमेंटल है, लेकिन ये US गवर्नमेंट नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंटल टर्म्स में .gov ये चीज़ यूज़ हो जाती है। .int दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल अगेन डोमेन जो हम यूज़ करते हैं। .mil मिलिट्री डोमेन। .net नेटवर्किंग प्रोवाइडर्स के लिए। .org नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल जैसे डोमेन रहता है। और कुछ कंट्रीज़ के लिए है .au ऑस्ट्रेलिया, .de जर्मनी, .fr फ्रांस, NL नीदरलैंड, UK US एंड इंडिया के लिए क्या रहता है हमारा .in फॉर द इंडियन डोमेन, यानी कि द स्पेस ऑफ द इंडियन ऑथेंटिकेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है वो इंडिया के अंडर जो डिफाइन होती है, दैट इज़ .in है ना। ये हमारे पास कुछ फेमस डोमेन्स हो गए हैं जिनको हम डिफाइन कर रहे हैं। अगेन ये मैंने आपको एक लिंक जो भी अभी मैंने आपको डिफाइन किया है उसको मैंने 1 लाइन्स में सेट कर दिया हुआ है। What is web? What is the web browsers? How do we connect? The types of internet services जो हमें प्रोवाइड करते हैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अब हमने ये सारी चीज़ें बात कर ली कि हम इंटरनेट पे क्या क्या चीज़ें एक्सेस कैसे करते हैं, लेकिन अब अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो सबसे पहले हम हमारे घर पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करेंगे, है ना। तो उसी के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इंटरनेट सर्विसेज हम कैसे कैसे ले रहे हैं। द टाइप्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज यू चूज विल लार्जली डिपेंड ऑन द ISPs इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन का नेट चलाते हैं। कनेक्ट का आपने नेट लगाया घर पर, या आप आपकी सिम यूज़ कर रहे हैं तो एयरटेल है या जियो है या BSNL है, आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दीज आर कॉल्ड एज ISPs इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स सर्व्स योर एरिया अलॉन्ग विद दीज टाइप्स ऑफ सर्विसेज दे ऑफर। सबसे पहले सर्विस क्या होती है, द डायल अप सर्विस, स्लोएस्ट सर्विस जो कि हमको केबल के ऊपर डिफाइन करनी पड़ती होती थी। तो ये डायल अप, इट इज़ द इंटरनेट यूसेज ऑन द फोन लाइन्स, और फोन लाइन्स पर अगर हम देखते थे तो ये ज़्यादातर ट्विस्टेड पेयर केबल्स के ऊपर ये कनेक्शन लिया जाता होता था, और एक लाइन के ऊपर सिर्फ हम एक ही कनेक्शन ले सकते थे, यानी कि कनेक्शन में हम मल्टीपल यूजर्स को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे थे, और स्पीड भी काफ़ी स्लो होती थी। तो दिस इज जनरली द स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एंड यू शुड प्रोबेबली अवॉइड इट अनलेस इट इज़ द ओनली सर्विस अवेलेबल इन योर एरिया। डायल अप इंटरनेट यूजर uses the phone lines, so unless you have the multiple phone lines you will not be able to use your landline or internet on the other systems at the same time। वही सिंगल लाइन सिंगल यूजर कनेक्टिविटी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आई DSL कनेक्शन, जो कि डायलअप से फास्ट की गई थी। ये DSL सर्विसेज यूजेज अ ब्रॉड बैंड कनेक्शन, जो कि शेयरिंग के लिए काफ़ी बार काम आ जाता है, which make it much faster than the dial-up। DSL connects to the internet via a phone line again। हमें एक्चुअली में फ़ोन लाइन पर ही हमारा कनेक्शन चाहिए, हमें वो नहीं चेंज करना, बस हमें हमारी सर्विस को फास्ट करना था। तो डायलअप की बजाय DSL जो है हमने ये इन्वॉल्व कर लिया। बट डज नॉट रिक्वायर्स यू टू हैव अ लैंडलाइन एट होम, यानी कि आपके घर पर डायरेक्ट कनेक्शन ना भी हो, हम कनेक्टिविटी को किसी तरीके से केबल के थ्रू या किसी और तरीके से कनेक्शन के थ्रू लेके आ सकते हैं। एंड अनलाइक डायलअप यू विल बी एबल टू यूज द इंटरनेट ऑन योर फोन लाइन एट द सेम टाइम।
जो केबल्स की कनेक्टिविटी है, ये यानी केबल टीवी वाला जो कनेक्शन है, ये भी हमारे पास काफ़ी बार एक कनेक्शन रहता है कनेक्टिविटी के लिए। सैटेलाइट कनेक्शंस जो हमारे पास रहे, हमने एक सोर्स यूज़ किया है जो कि अब जैसे आजकल हम मोबाइल सिम्स की कनेक्टिविटी अगर देख लें तो वो भी हमारे पास काफ़ी बार ये सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू डिफाइन हो जाती है। फ़ोन लाइन्स पे भी ये चीज़ डिफाइन की गई। 3G एंड 4G कनेक्शन, द मोस्ट कॉमन सर्विसेज ऑन द मोबाइल फोन्स एंड इट कनेक्ट द वायरलेस कनेक्शंस ऑफ द ISPs, ये उनके लिए फॉर्मेट रहा है। तो यानी ये हमारे पास सारे के सारे कनेक्शंस रहे हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस जो हमने इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के लिए अलग अलग सोर्सेज के थ्रू लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज क्लाउड। ये क्या है? यू मे हैव हर्ड पीपल यूजिंग द टर्म द क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग और द क्लाउड स्टोरेज, बट एग्जैक्टली व्हाट इज क्लाउड? सिंपली अगर हम क्लाउड को डिफाइन करें तो उसकी डेफिनेशन है cloud, it is the internet. More significantly, it's all of the thing that you can access remotely over internet, not on your system, in another system. When something it is in cloud, it means it is stored on internet server instead of your computer hard drives. Clear? तो यानी ये cloud access जो है ये इंटरनेट की सबसे अच्छी यूटिलिटी है हमें जो मिली हुई है। अब नेक्स्ट आ जाता है जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो आ जाता है स्टूडेंट्स IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक्चुअली में मुझे यही चीज़ समझानी होती है जो मुझे यहाँ फोकस करनी होती है। एक्चुअली वो यही है कि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्चुअली हुआ क्या है। जब भी हम कोई भी URL फिल कर रहे हैं तो हमारे बैकएंड पर ये IP ही है जो काम कर रहा है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ डेफिनेशन से डिफाइन कर लेते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेट मॉडल, इट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP enables internet networking and in essence establish the internet itself. Two versions of internet protocol exist, IPv4 and IPv6। दो वर्जन्स इसके डिफाइन हो गए। IPv4 ये एक ऐसा वर्जन है जो 32 बिट टर्म्स के साथ, 32 बिट नंबर्स के साथ डिफाइन हुआ, whereas IPv6 इट इज़ अ वर्जन जो 128 बिट्स के साथ डिफाइन हुआ। क्लियर? अब इसमें क्या चीज़ रही, जो हमारा मोस्ट फेमस वर्जन रहा है वो है IPv4, जो हम मतलब ट्रेडिशनल टर्म्स पे यूज़ करते आ रहे थे। तो एक्चुअली में IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये 32 बिट्स का एक ऐसा एड्रेस रहा जिसमें हम दुनिया भर के एड्रेसेस डिफाइन कर सकते। ये वो सारे एड्रेसेस हैं जो एक यूज़र को भी कनेक्ट कर रहे हैं, एक सर्वर को भी कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो क्योंकि ये 32 बिट्स हैं तो ये किस तरीके से बने, स्टार्टिंग जो हमारा एड्रेस होता है IP का वो क्या होता है, स्टार्ट्स विद 0.0.0.0 से लेकर द लार्जेस्ट एड्रेस जो डिफाइन हो रहा है 255.255.255.255, स्टार्टिंग विद 0.0.0.0 अप टू 255। अब एक्चुअली में ये क्या है, हर 32 बिट्स कैसे है, हर एक बिट इट इज़ 8 बिट्स, हर एक जो नंबर है ना ये 8 बिट्स का डिफाइन हुआ है। तो एग्जैक्टली ये नंबर है 0.0.0.0 ऐसे 8 टाइम्स है ना। ये एक सेट है क्योंकि ऑल आर जीरोस, अगर मैं इसके बाइनरी से नंबर भी बनाती तो ये क्या बनता, 0 ही। और ऐसे ही अगर मैं 255 की बात करूँ, अगर आप इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो, जो आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं, मैंने आपको ये करवा दिया हुआ है, तो 255 इज 8 टाइम्स 1। तो 0 से छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता, 1111 8 टाइम्स से बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। और क्योंकि ये 4 का सेट है तो 8 4 32, तो हमारे पास ये एक्चुअली 8 and 8 and 8 and 8 ऐसे 32 का सेट डिफाइन हो गया, इसीलिए ये 32 बिट एड्रेस बोला जाता है। ठीक है, IPv4 ये 32 बिट का एड्रेस रहा जो कि हमें यहाँ से यहाँ तक के रेंज में डिफाइन करने के लिए मिला। अब यहाँ से हमें काफ़ी बार पहचानने के क्वेश्चन आ भी जाते हैं, तो उसके लिए आपने हमेशा याद रखना है, लाइक अगर मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स लेके डिफाइन कर रही हूँ और आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना होता, ठीक है, ये एक फर्स्ट एड्रेस मैंने लिखा है, दूसरा एड्रेस मैं लिख रही हूँ, तो इन दोनों में से हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, व्हाट इज दिस विच इज अ इनवैलिड IP एड्रेस। तो ऑब्वियस है कौन सा वाला इनवैलिड है, 995, क्योंकि हर एक नंबर जो होगा, सबसे पहले तो आपने यही देखना है नंबर्स जो होते हैं वो इस रेंज में होने चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 255। ठीक है, सारे नंबर्स अगर इसी रेंज में ही होंगे तो 0 से लेकर 255 से वही वैलिड होएगा। ठीक है, ये नंबर 995 बहुत ही बड़ा है, ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये हो गया यहाँ पे ख़त्म।
क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगली चीज़ क्या चेक करनी है, वी कैन नॉट यूज हाइफन या स्लैश। हमेशा हर एक नंबर जो डॉट, और डॉट क्या होता है, फुल स्टॉप की तरह होता है ऑन द बेस। क्लियर हो गया। वो आपको ऑप्शंस में ऐसे ही मिलेगा, ये हमेशा बेस में ही होता है, मतलब नीचे होता है नंबर्स के। क्लियर हो गया। ये हमारे पास एक आईपी एड्रेस, IPv4 की पहचान आ गई। इसी को देखो मैंने आगे यहाँ डिफाइन किया हुआ है। 1981 में डिफाइन हुआ था 32 बिट एड्रेस, 4.3 बिलियन एड्रेसेस। ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्मेट होता है इसका ये। ऐसे ही अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ ना, तो IPv6 एड्रेस जो डिफाइन हुआ था ये और ज़्यादा, देखो कनेक्शन की बात हो रही है। अगर मैं IPv4 की बात करूँ तो नंबर ऑफ कनेक्शंस जो हमें मिलेंगे ना वो कितने मिलेंगे, 2⁻32। और अगर मैं बात कर रही हूँ IPv6 की तो मेरे को कनेक्शंस कितने मिलेंगे, 2⁻128। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कहाँ ज़्यादा कनेक्शंस मिल रहे हैं, IPv4 की IPv6 में, 6 में। इसका मतलब मेरे पास नेटवर्क जो है वो बड़ा कहाँ पर होगा, IPv6 में। लेकिन IPv6 एड्रेस में 128 बिट्स को हमने कैसे डिफाइन किया कि हमने यहाँ पर जो हर एक बिट है ना, मतलब हर एक सेट है उसको हमने 8 सेट्स में डिफाइन किया, 8 सेट्स में डिफाइन कर दिया हुआ है। और हर एक 8 सेट के एक सेक्शन में भी अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास टोटल बिट्स क्या है, हेक्साडेसिमल बिट होती है। यानी कि हर एक में भी हेक्साडेसिमल है, 4 4 4 एंड 4 4 4 जो 16, यानी कि 16 बिट्स का एक सेट डिफाइन हुआ। और हमारे पास टोटल कितने हैं, 8 सेट्स हैं। तो 16 × 8 128। यानी कि यहाँ पर हमारा जो एड्रेस होता है ना वो स्टार्ट होता है विद 0000 कोलन। और ये भी हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे IPv6 एड्रेस होता है ये कोलन के साथ आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, फिर ऐसे ही 8 टाइम्स ये रहता है कोलन, ये ऐसे 8 सेट्स होंगे। और लार्जेस्ट जो होता है इसका एड्रेस होता है दैट इज FFFF। ये होता है हेक्साडेसिमल का जो लार्जेस्ट फॉर्मेट होता है हमारा। ठीक है ना, हेक्साडेसिमल मैंने आपको पहचान करवाई थी, आपको सबको याद होगा। 0 से नंबर स्टार्ट होता है एंड लार्जेस्ट नंबर इज 15। तो ये 1 से स्टार्ट हो गया, 000 से FFF कोलन FFFF। तो यानी इधर हमारे पास काफ़ी सारे बिट्स एक साथ आ गए हैं ना। ये एड्रेसेस जो है ये IPv6 में डिफाइन हो गए। 6 और 4, ज़्यादातर आपको इसमें नंबर ऑफ बिट्स ही याद रखनी है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना अगर आपको ये क्लासिफिकेशन नहीं समझ आ रही है। अगर नहीं है तो एटलीस्ट आपको इनके बिट्स ज़रूर याद रखने हैं। हाउ मेनी बिट एड्रेसेस IPv4 एंड हाउ मेनी बिट एड्रेसेस IPv6। क्लियर है। DHCP और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन जो इसमें अप्लाई होती है, सपोर्ट्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको ये भी नहीं चीज़ ध्यान रखनी होगा, अगर तो चलेगा। अब इसके बाद हमें जो इसी के साथ एक दो और चीज़ें याद रखनी है, ये मैं एडिशनल करवा रही हूँ स्टूडेंट्स। IP एड्रेसेस में जो हमारी ये 2 टाइप्स आई, ये तो आई ही। इसके अलावा ना IP एड्रेसिंग जो है इसको आगे एड्रेस को हमको क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट, ताकि यूज़र्स और यूज़र्स के आगे सब यूज़र्स जो भी बनते जाएंगे हम उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं विद द टर्म कॉल्ड एज सबनेटिंग, यानी कि नेट को आगे डिवाइड करना है सॉरी। अब ये जो सबनेटिंग है इसके लिए ना हमें स्पेशली एक और चीज़ डिफाइन करनी पड़ गई। एड्रेस तो हमारे पास था ही, IP एड्रेस तो हमारे पास है ही, इसके अलावा हमको एक और चीज़ डिफाइन करनी पड़ी। दीज आर कॉल्ड एज सबनेट मास्क्स। सबसे पहले तो ये सबनेट मास्क है, उससे भी पहले मैं आपको बताती हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हमने सबनेटिंग की है ना इसमें हमने क्लासेस की डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो हमारे पास एड्रेसेस जो हैं उनको डिवाइड किया है, तो टोटल हमारे पास 5 क्लासेस होती हैं। यानी कि मैं इसको IPv4 रेफरेंस से समझा रही हूँ। 4 क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है, हमको 4 के रेफरेंस से ही आराम से समझ आ जाएगा ये। तो हमारी इंटरनेट एड्रेसेस की कौन कौन से इंटरनेट एड्रेसेस है, 0 से लेकर देखो जो 255 वाली रेंज है ना, उसको अब हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास टोटल 5 क्लासेस आई हैं। क्लास A ये किसको बोलते हैं, ये क्लास A वो क्लास होती है जहाँ एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 127 तक। 127 इज ऑल्सो द रिजर्व्ड वन, लेकिन चलो 127 तक। नेक्स्ट B क्लास जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है 128 से 191 तक। अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी 192 से 224 तक। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है 225 से 224 तक, 239 तक सॉरी।
ठीक है, अगली क्लास से होती है 225 से 239 तक। एंड नेक्स्ट क्लास जो है क्लास ई, दिस इज 240 to 255, ये हमारे पास क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो 0 to 127, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 0.0.0.0 से हमारे एड्रेस जो हैं वो स्टार्ट होंगे टू 127.255.255.255, यानी कि इस रेंज के इन बिटवीन कोई भी नंबर, कोई भी एड्रेस होता तो वो क्लास ए का होता। ठीक है, अभी देखो ये क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जिसमें से अभी मैं आपको बता रही हूँ। देखो डी एंड ई, दीज आर द क्लासेस जो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। किसके लिए? डी इज द क्लास विच इज़ रिजर्व्ड फॉर ऑल द मल्टीमीडिया पर्पजेज, यानी कि टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, टीवी, न्यूज़ चैनल्स जो भी यूज़ करते हैं वो क्लास डी यूज़ करते हैं। तो जब भी हम इनकी साइट ढूंढेंगे तो ऊपर वाले हमारे एड्रेसेस को यूज़ नहीं करना है, क्या है, यही एड्रेसेस होंगे। तो फटाफट हम सिर्फ इसी एरिया को सर्च करेंगे, इसमें से भी जो एड्रेस हमें सबसे जल्दी मिल जाए, यानी ढूंढना आसान हो जाता है। क्लियर? तो उसके लिए क्लासेस डिवीजन हो जाती है। ठीक है, क्लास ई ये भी रिजर्व्ड है, ये भी हम यूज़ नहीं करते हैं, ये रिसर्च में यूज़ हो जाती है या फिर साइंटिफिक एरियाज़ में। ठीक है ना, यानी कि इसरो, नासा ये अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये ई क्लास है, इसके लिए ये रिजर्व रही। अब ये दो क्लासेस तो हमको मिली नहीं। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या होगी, ये तीन क्लासेस जो है वो ये हमें मिलती हैं। लाइक BSNL है, ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे यूज़र्स होंगे, तो BSNL की रेंज होगी कि आपका भाई ये एड्रेस होगा, इस रेंज के आगे आपके सारे यूज़र्स आ जाएंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो हमारे पास टोटल 5 क्लासेस हैं जो डिफाइन हुई हैं, ध्यान से देखिए। इनके एड्रेसेस और इनकी रेंज याद रखनी है आपको स्पेशली। ओके, अब इसके बाद आ जाता है ये मास्क। ठीक है, अब ये जो सबनेट मास्क है ना, इसको स्पेशली इसीलिए डिफाइन किया गया है ताकि जो हमारे पास हमारे ये जो एड्रेसेस हैं इनको हम कैसे बांटेंगे ना, उसके लिए हमारे थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सबनेट मास्क। ठीक है, ये कैलकुलेशन नहीं हमको करनी है, हमने सबनेट मास्क याद रखने हैं। तो कैसे याद रखने हैं, जो 3 क्लासेस हमारे पास हैं हमने सिर्फ वो 3 क्लासेस के सबनेट मास्क याद रखने हैं। क्लियर? क्लास ए, तो इसका सबनेट मास्क देखो क्या होता है, 255.0.0.0। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्लास बी है तो क्या एड्रेस हो गया, 255.255.0.0। ठीक है, एंड क्लास सी क्या हो गया, 255.255.255.0। ठीक है ना, ये क्या थी, रेंज थी ना बंटने की। तो कोई भी एड्रेस है जो क्लास ए का होएगा वो यहाँ तक ही होएगा मैक्सिमम, यानी इसके बाद जो होगा वो हमारी क्लास बी शुरू होने वाली है, यानी एक रेंज डिफाइन होगी फिर। ठीक है, तो क्लास ए 255 एक सेट है, बाकी तीनों 0 है। क्लास बी तो 2 सेट है 255, बाकी दोनों 0 है। क्लास सी तो 3 सेट है 255, तीसरे लास्ट वाला जो है वो 0 है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सभी को। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गए, हमारा IPv के एड्रेसिंग और उसके सब एड्रेसिंग वगैरह। क्लियर? अब इसके बाद आ जाता है द मोस्ट कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये आप एक बार रीड आउट कर लीजिए, ये मेरे समझाने वाला नहीं है, यानी कि मैंने आपकी ऑलरेडी करवाया भी था। वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस, हार्डवेयर, स्पाईवेयर्स, है ना, इनको आपने बस यहाँ से स्टडी करना है एक्चुअली में। तो ये क्योंकि इंटरनेट इट इज़ अ ओपन नेटवर्क, कोई भी यूज़ कर सकता है, तो इसमें इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा होगी। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ हमें ओपन मिलती है तो वो सिक्योर 100% है या नहीं है, इसकी कोई इंश्योरिटी नहीं होती। इसीलिए इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा कौन रखता है, इंटरनेट। उसी में हमारे पास ये कुछ टर्म्स आ जाती हैं, DOS डिनाइल ऑफ सर्विस, DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। इन सब की आपने एटलीस्ट डेफिनेशन याद रखनी है। बोटनेट क्या टर्म रहेगी बस। क्लियर है? और जैसे जैसे ये 3 स्लाइड्स मैंने लास्ट की दिखाई हैं, इनको एक बार रीड आउट करना है और खुद से आपने दिमाग लगाना है हम इसकी सिक्योरिटी क्या कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये आप एक बार आपकी स्क्रीन स्लाइड्स जो होंगी आप उस पर पॉज करके तब चेक कर लीजिएगा 3 स्लाइड्स जो मैंने आपको डिफाइन की हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का टॉपिक रहा, दैट इज़ इंटरनेट एंड प्रॉपर्टीज़। जो मैंने आपको ज़्यादातर समझाना था वो आपको URL एंड डेफिनेशन के बारे में।
अभी के लिए यहीं पर मैं ये लेक्चर पॉज रोक रही हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हम हमारा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, पेपर होंगे, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।